जोड़ने और घटाने का काम करता था। इसके अलावा वो गुणा और भाग का भी काम करता था और ये सारी क्रियाएं संपादित करती थी। आप देखिएगा ये कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप है, अबेकस हमने आपको दिखाया अभी। और आप ये देखिए ये रेकनिंग मशीन है, ये 1873 में बना हुआ था। जर्मनी के दार्शनिक थे जिन्होंने इसको बनाया था। ये है रेकनिंग मशीन। ये जो रेकनिंग मशीन है ये पास्कलाइन का विकसित रूप था, डेवलप रूप था। इसको हम ये क्या है कि मशीन को जोड़ने, घटाना, गुणा, भाग वगैरह का सारा काम ये करता था। और फिर इसके बाद जो हमारा जो चौथा था वो था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन नामक जो मशीन था वो 1822 में बना हुआ था, चार्ल्स बेबेज बनाया था। ये गणना यंत्र था जिसको चार्ल्स बेबेज बनाया था। और डिफरेंस इंजन को 1800 इसको और विकसित करके 1833 में एक नया चीज हमारे सामने रखा गया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में आप देखिएगा, हम आपके साथ कोशिश करते हैं, शायद उसका विषय हो। है, चलिए। एनालिटिकल इंजन को में क्या है कि हम जो भी निर्देश उसको देते हैं ना, उसको वहां पे हम संग्रहित कर सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। जो भी डाटा देंगे उसको वो बहुत अच्छे से अपने पास में सेविंग करके रखता है। डिफरेंस इंजन आप देखिएगा, ये डिफरेंस इंजन, ये डाटा आप लीजिए। ये है, देखिए इसमें ये है हमारा डिफरेंस इंजन पहला, और दूसरा हमारा एनालिटिकल इंजन। पहले डिफरेंस इंजन था और उसी को डेवलप करके फिर हमारे सामने रखा गया एनालिटिकल इंजन। तो ये जो एनालिटिकल इंजन जो है वो क्या करता था कि डाटा को हमारे सामने रखता था, और डाटा को इसके अंदर एक कैपेसिटी थी कि ये डाटा को स्टोर करता था, स्टोर करने की क्षमता इसमें थी। और उसके बाद का स्टेज जब नेक्स्ट 1896 के आसपास में आया, हमारे पास में पंच कार्ड। ये यंत्र एक कंपनी है जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, उसने पंच इसने बनाया जो, और 1911 में इसका एक दूसरी कंपनी के साथ ही इसका मिलन हो गया और उसका नाम बना कंप्यूटर टेबुलेटिंग कंपनी, और उसने बनाया पंच कार्ड। और फिर से 1924 में 1896 में पहले बना टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, फिर 1911 में इसी का नाम, नया नाम हो गया एक और कंपनी के साथ मिलकर कंप्यूटर टेबुलेटिंग कंपनी, और फिर 1924 में फिर से एक बार इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम हुआ इस कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। आज हमारे पास में IBM टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करते हैं तो IBM टेक्निक से बहुत आसानी से डाउनलोड होता है। आप देखिएगा कभी सर्च करके, ये आज भी उपलब्ध है और ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर के मामले में ये मतलब काफ़ी आगे जा चुके हैं। बहुत फेमस, बहुत विश्वसनीय प्रोडक्ट है। और फिर उसके बाद एक है मार्क 1 और ABC IBM। डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, इन्होंने 1944 में एक मशीन को बनाया जिसका नाम ऑटोमेटिक स्क्वायर कंट्रोल कैलकुलेटर रखा, और इस मशीन का नाम बाद में मार्क आई हो गया। और ये जो है सो विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। 1945 में हम लोग देखेंगे बाद में, एटम सॉफ्ट ने एक इलेक्ट्रिकल मशीन को डेवलप किया जिसका नाम रखा ABC, अर्थात एटम सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। और
यही जो है सो यही जो ABC जो है, यही पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको आज हम कंप्यूटर कहते हैं। ये ABC जो है ना 1945 में बना, और यही पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो हमारे सामने आज का कंप्यूटर हमारे सामने जो, हालांकि आज जो हमारे सामने कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर का काफ़ी डेवलप्ड स्टेप है, काफ़ी डेवलप रूप है, लेकिन ये आज का समय जहां हम पहुंचे हैं, इस टाइप का पहला कंप्यूटर 1945 में आया, ABC, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जब विकास को हम देखते हैं तो ये 1945 में बनने के बाद में शुरू हुआ, 1946 से, और उसके बाद आज तक इस समय तक हम 5 स्टेज में, 5 पीढ़ी में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। हम 5 पीढ़ी में इसको बना सकते हैं, रख सकते हैं, 5 भाग में इसको रख सकते हैं। और हर एक पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर में जो नया प्रोसेसर आया, उसका नया पुर्जा आया, और उसी के आधार पे कंप्यूटर की हर एक पीढ़ी की शुरुआत हुई है। हर एक पीढ़ी में इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है, प्रोसेसिंग, इसका प्रोसेसर में, इसका मेमोरी में, इसका और भी दूसरा जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है हर एक पीढ़ी में। और इसकी जो पीढ़ियों की अगर हम गणना करें तो इसकी 5 पीढ़ियों में जो पहली पीढ़ी है वो शुरुआत 1945-1946 से होता है। 1945 में ABC आया, उसके बाद 1946 के आसपास से इसकी पहली पीढ़ी आई, इसका पहला जो स्टेप है वो हमारे सामने आया। और पहली पीढ़ी से लेकर के जो पहली पीढ़ी थी वो 1946 से 1955 तक रही, और 1955 के बाद जब दूसरा पीढ़ी आया तो 1955 से 1964 तक रहा, और 1964 के बाद तीसरी पीढ़ी 1965 से आया जो लगभग 1974 तक रहा, और फिर चौथी पीढ़ी आई 1975 से लगभग 1976 से 81 तक, यानी पहला पीढ़ी जो था वो 46 से 55 तक, दूसरा पीढ़ी 56 से 64 तक, तीसरा 65 से 75, चौथा पीढ़ी 75 से 81 तक, और उसके बाद हमारा 5वां पीढ़ी आया जो इस समय तक चल रहा है, आज तक चल रहा है हमारे सामने। उसमें से जो पहला पीढ़ी है वो 1946 से 1956 तक आया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूमेरिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर जो था, इसका आविष्कार J.P. इकर्ट और E.W. मोस्ले ने किया था। और इस पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें हम देखिएगा आगे आपको आएगा, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। यानी एक तरह से ये आज के समय में कहें तो आज के अनुसार से ये बहुत टफ काम था उस समय कंप्यूटर चलाना। और आप देखते होंगे, आप अगर ये कंप्यूटर आपके लिए समझ से बाहर की बात हो तो कम से कम वो तो याद होगा हम कैसे एक कैसेट को ले करके घुमा के पहले कैसेट को डाल करके बजाया करते थे। उस टाइप का पहले वैक्यूम ट्यूब, ये एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक, और इसी के उपयोग से हम पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना पाना संभव हुआ। इसमें एक नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई होती थी, जो अभी भी होता है, वो CPU जिसको हम कहते हैं, है ना। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें जो मुख्य कंप्यूटर थे वो ENIC है, EDVAC है, UNIVAC है। इस तरह से कई कंप्यूटर्स थे जो प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट स्टेज के, जब 1946 के आसपास हमारे सामने जो कंप्यूटर थे, उस समय का कंप्यूटर जो होता था वो देखिए कुछ ऐसा होता था। देखिए वो कुछ ऐसा होता था जिसको चलाना कुछ बहुत कठिन था। और उस समय का जो कंप्यूटर था, इसकी विशेषताएं होती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस समय का जो ये सबसे फास्ट कंप्यूटर था, इससे ज़्यादा तेज चलने वाला कंप्यूटर कोई उस समय था ही नहीं।
और मतलब गणना ये सबसे ज़्यादा तेज करती थी उस समय, एकदम मिली सेकेंड में, सेकेंड का कई पार्ट में ये कंप्यूटर उस समय गणनाएं किया करती थी और बहुत फास्ट गणना करती थी। इतनी फास्ट गणना करने वाली कोई भी दूसरी मशीन, कोई भी दूसरी डिवाइस उस समय हमारे पास में उपलब्ध नहीं थी। ये आप एकदम क्लियर रहिए। और उसके बाद हमारा आता है दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे ना, उनकी कुछ और भी विशेषताएं होती थी, जिसमें से उनकी जो अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि ये जो कंप्यूटर होते थे वो उस समय के लिए जो लेते थे, जो डाटा, जो प्राइमरी इनपुट आउटपुट के लिए जो पंच कार्ड का जो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होता था, यानी वहाँ प्राइमरी जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो डाटा था उसमें पंच कार्ड का प्रयोग करते थे हम, और ये मशीनी भाषा में काम करता था, जहाँ कोई भी डाटा हम केवल 0 और 1 के रूप में देते थे। आज भी हम कंप्यूटर की जो गणना करते हैं उसमें हम केवल 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में अभी आप लोग जानते होंगे, और थोड़ी सी चर्चा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक के क्लास में करेंगे कि कैसे कंप्यूटर जानता है। कंप्यूटर केवल 2 ही शब्द को पढ़ता है, 0 और 1। हम अगर वहाँ कोई भी लिखते, कुछ भी लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं ABCZ वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं, लेकिन वो केवल 0 और 1, 0 and 1, केवल 0 1, 0 0 0 1 1 1 0 1, केवल इसी 2 वर्ड को, ये 2 अक्षर को, 2 काउंट को ये पढ़ता है और कंप्यूटर उसी भाषा में प्रयोग करता है, और ये वहीं से शुरू हुआ। अब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में जब इतना गुण है तो कुछ कमियां भी थी। तो कमियों में से हम देखें जरा उनकी क्या क्या कमियां थी। तो पहली कमी ये थी कि वो बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था कि उसको चलाना मुश्किल होता था, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना मुश्किल होता था। उसके अलावा वो अविश्वसनीय थे, बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं था और उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते थे। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर हम क्या करते, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था वहाँ पर उस समय, उसको निर्वात ट्यूब जिसका दबाव पड़ता था उससे हम काम करते थे, वैक्यूम ट्यूब। एक आपके लिए होमवर्क है, आप इस पर ढूंढेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्या है और आप इसको बताएंगे। और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने के कारण इसका जो वजन होता था वो बहुत अधिक होता था, और इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की खर्च होती थी, ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे इतना ही नहीं, जब वैक्यूम ट्यूब कभी कभी जल जाता था तो उसको बार बार बदलना पड़ता था, और इसका नतीजा क्या होता था कि खर्च हमारा बहुत ज़्यादा होता था, खर्च बढ़ जाता था। फिर इस तरह का जो कंप्यूटर होता था उसकी उम्र कम होती थी, वो बहुत कम समय के लिए चलता था, और उसको चलाने के लिए उसका देख रेख रेगुलर हमें करना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा रख रखाव करना आवश्यक था। और इसकी सबसे बड़ी जो खामी थी वो ये थी कि ये भरोसेमंद नहीं था, ये बहुत कम भरोसेमंद था। और फिर 1964 के आसपास में हमारे पास में जब प्रथम पीढ़ी का अंत हो गया, प्रथम पीढ़ी का दौर चला गया, तब हमारे बीच में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए, और ये लगभग 1965 में आया, 65 से स्टार्ट हुआ, और 1965 से लेकर के लगभग 1975 तक द्वितीय पीढ़ी का काल हमारे सामने रहा। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते थे। हाँ, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1956 से 1964 तक, प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल 1945-46 से 55 तक, उसके बाद द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल 1956 से 1964 तक। इस तरह का जो कंप्यूटर था उनका जो मुख्य जो पुर्जा था, जो लॉजिक एलिमेंट्स था जिससे कार्य होता था, वो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर आ गया। यहाँ हम ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा। अब आप के पास शायद ये फिगर भी शो कर रहा होगा सेकेंड स्टेज का कंप्यूटर का ना। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, आपको जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसको विलियम सैडके ने 1947 में डेवलप किया था, और 1947 में डेवलप करने के बाद 1956 के आसपास में आकर के इसको द्वितीय
पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हम कोई भी नया काम करते हैं तो जब आविष्कार होता है तो उसका सक्रिय रूप से प्रयोग होने में समय लगता ही है। हालांकि ट्रांजिस्टर का जो काम होता था वो बिल्कुल वैक्यूम के समान ही होता था, उसके जैसा ही इसका प्रयोग होता था, लेकिन इसकी जो गति थी काम करने की, जो क्षमता थी, वो बहुत तेज थी। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा ये बहुत तेज था और बहुत ज़्यादा रिलायबल था, ये फेमस भी था। और इसमें प्रथम की अपेक्षा इसमें बिजली की खपत कम होती थी, क्योंकि ये कम गर्म होता था, लिहाजा इसमें खपत कम होता था। ट्रांजिस्टर जो ग्रामिनिज्म है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता था, और इसको कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार माना गया, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये बहुत लार्ज, जो उस समय के हिसाब से बहुत लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी जो था, इसका रैम जो था उस समय इसका बहुत ज़्यादा था। ये अपने डाटा को, जो हम जब रैम और रोम की बात करते हैं तो उस समय के हिसाब से इसके अंदर जो रैम की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से। आज के हिसाब से तो फिर इसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसको विश्वसनीय हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जिस समय द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर का जो काल है उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, और प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा ये काफ़ी आगे थे गति में, और हर तरीके से ये अच्छा था। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एक हम मैग्नेटिक कोर यूज करते थे, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार हुआ, जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखने लगे। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क। द्वितीय पीढ़ी, जब हम सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा काम करता था, उससे 10 टाइम ओवर। और द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटे थे। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत बड़ा था और उससे बहुत छोटा था द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। फिर यदि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उससे इसमें बिजली की जो खपत थी वो कम होती थी, लेकिन फिर भी एक बात और यहाँ था कि यहाँ पर हवा की ठंडक आवश्यक थी, इसलिए इसको चलाने के लिए हमें इसको ठंडा करने के लिए बहुत समय देना पड़ता था, इसको हवा और पानी की आवश्यकता पड़ती थी। एक और फिर क्या है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था अगर उसकी हम इससे तुलना करें तो उससे ज़्यादा विश्वसनीय ये था, और इसमें हार्डवेयर का जो मेंटेनेंस था वो बहुत इजी था प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटरों की अपेक्षा। अब इसमें बहुत इजी था, बहुत आसान था, और संग्रहण क्षमता, जो डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें वो बहुत ज़्यादा थे, और इनका जो यूज़ करना था वो बहुत आसान था। परिणाम क्या हुआ कि जब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था उसमें क्या होता था कि उसका व्यावसायिक प्रयोग, बिजनेस के लिए उसका यूज़ बहुत कम हुआ, लेकिन द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया उसमें व्यावसायिक उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, बिजनेस के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। जाहिर सी बात है, इतना गुण है तो इसका भी कुछ दोष तो होगा ही। तो इसका सबसे पहला जो कमी था वो ये था, लिमिटेशंस था वो ये था कि इसको ठंडक चाहिए था, हवा और पानी की आवश्यकता इसको पड़ती थी। तो हवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए था, इसको वो देना ही पड़ता था हमें, और इसको कई बार काफ़ी समय तक आराम करने की आवश्यकता पड़ती थी, इसको बंद रखना पड़ता था, इसको नियमित रख रखाव करना पड़ता था, और जो व्यावसायिक कार्य के लिए इसका प्रयोग जब हम करते थे तो बहुत कठिन था और बहुत महंगा था। और फिर 1965 के आसपास हम पहुँचे थर्ड स्टेज में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और इस जेनरेशन का जो कार्यकाल है वो 1965 से प्रारंभ होता है, जो 1975 तक चला। प्रथम पीढ़ी 1946 से 1955 तक, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 64-65 तक, तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 तक। और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य टेक्नोलॉजी जो था वो ट्रांजिस्टर की जगह हम इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाने लगा अब, लिहाजा इसका वजन और भी कम हो गया। और 1943 में एस जॉनसन ने इसको डेवलप किया गया था। और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए अब हम ओएस का प्रयोग करने लगे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ हम प्रयोग करने लगे। थर्ड स्टेज में जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने आया, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने कंप्यूटर को
चलाने लगे। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर चलाने लगे। आज हमारे सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि उस समय के हिसाब से आज का सिस्टम बहुत ही डेवलप हो गया है, लेकिन उस समय के व्यू से अगर हम देखें, तृतीय स्टेज का जो कंप्यूटर है वो जब आया, उस समय के नज़रिए से हम देखें तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय का जो था वो अपने आप में था, अनूठा था। और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर WPS, उसको साधारण टाइपिंग के लिए तैयार किया गया था। टाइपिंग के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को तैयार किए। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ही, थर्ड टाइम में ही अब हम मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे। हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स में कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या है। और ये मिनी कंप्यूटर जो हमारे सामने आया, जिसका हम यूज अक्सर बैंक वगैरह में करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो काम होता है या रेलवे सिस्टम में जो काम होता है, उस जगह पे मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और मिनी कंप्यूटर का प्रयोग थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसी में यूज होने लगा। कुछ ऐसा हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होता था, जिसको हम सब ने देखा है। शायद अभी भी आपको कहीं कहीं ऐसा कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। ये जो कंप्यूटर था, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते थे और गणना भी कुछ तेज करता था। और फिर द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था, इसका आकार जो होता था वो बहुत छोटा होता था प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा, और ये कम स्थान घेरता था। और द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, उसमें जो बिजली लगता था फिर भी उसको ठंडक की आवश्यकता थी। लेकिन तृतीय पीढ़ी में अगर हम देखें तो वो प्रॉब्लम का यहाँ बहुत हद तक सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम ज़्यादा समय तक इसको ठंडा करने की आवश्यकता नहीं पड़ने लगी। फिर बिजली की खपत कम होती थी, और कंप्यूटर जो हमें जो डाटा देता था वो ज़्यादा विश्वसनीय होता था। इस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते थे। और हार्डवेयर का जब रख रखाव करने लगे तो द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा इसमें कम रख रखाव करना पड़ता था। हमने देखा प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी में हार्डवेयर का मेंटेनेंस चार्ज वो बहुत कम था, लेकिन द्वितीय पीढ़ी से भी कम चार्ज होने लगा हमारा मेंटेनेंस चार्ज, वो तृतीय पीढ़ी में होने लगा। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो डाटा को स्टोर करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा थी, और उसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा तेज करता था। और ये व्यावसायिक उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा होता था, बिजनेस के लिए। अब यहाँ से कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। यहाँ हम टाइप शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। और यहाँ इसमें क्या हम करने लगे कि कई उपयोगकर्ता इसका प्रयोग एक साथ करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें कुछ कमियां थी। जैसे इसमें जो पहला था कि इसमें भी हम अगर बहुत ज़्यादा समय तक चला लें तो इसको भी ठंडा करना पड़ता था, इसको भी हवा देना पड़ता था, ये बहुत कंपलसरी था।